अच्छा, हमने आज समझना है एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? दिस इज योर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। सो एम्पिरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो जो कर आपके एक फार्मूले में निकलती है। अब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो किसकी? एटम्स की। अब ये कैसे होता है, इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे आपके पास है C2H10। भी मैं, ये कोई चीज़ है नहीं है, सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ मैं। ये कोई फार्मूला नहीं है, सिर्फ बात को समझना आप। अगर आप इसको डिवाइड करो मैथ के अकॉर्डिंग कि यहाँ 2 ले लो और रेशो 10 ले लो, तो जब कट करोगे तो ये 1:5 आ जाएगा। मतलब ये बन जाएगा CH5। ऐसा कुछ होता नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूँ। आप मिसाल के तौर पे आपके पास हो कोई कंपाउंड, जैसे C8H16 ले लेते हैं मिसाल के तौर पे। तो इस 8 रेशो 16 लोगे, इसको सिंपल अगर कट आउट करोगे तो ये 1:2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा CH2 सिंपलेस्ट। तो आप एग्जांपल में आते हैं, जैसे कि हमारे पास बेंजीन की एग्जांपल है C6H6। आप इसकी रेशो ले लो 6:, जब काटोगे तो ये बन जाएगा 1:1। तो इसका मतलब बन जाएगा CH। तो CH इज इट्स एम्पेरिकल फार्मूला। ये जो ऊपर है ये क्या चीज़ है? ये तो पढ़ चुके हैं हम, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये क्या चीज़ है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। और ये क्या चीज़ है? इसका एम्पेरिकल फार्मूला। क्लियर है? के पास हो हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, तो इसकी भी सिंपलेस्ट हो नंबर रेशो लो, तो ये 1:1 ही आ जाएगा HO। तो सिंपलेस्ट ही क्या है? ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला है और ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब आपके पास मिसाल के तौर पे एसिटाइलिन हो C2H3, तो आप एसिटाइलिन कहते हैं, या ये इथाइन भी हो सकता है, एसिटाइलिन या इथाइन। इसको सिंपलेस्ट करो तो 2:2 क्या आ जाएगा? 1:1। ये CH, ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला है और ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। समझ आई बात? ये जनरली बस था अंदर की, इसी तरह ये। अब इसका एक फार्मूला होता है, वो ये होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। हाँ। मोलर मैस, इसको डिवाइड कर दो एम्पेरिकल फार्मूला के मैस से। मतलब कि मिसाल के तौर पर आपके पास है HO, ये एम्पेरिकल फार्मूला आपको गिवन है, ठीक है? तो सबसे पहले हम इसका मैस निकाल लेंगे, ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला मैस हो जाएगा, ठीक है? इसका जो वजन निकाल लेंगे वो हमारे पास क्या हो जाएगा? एम्पेरिकल फार्मूला मैस हो जाएगा, ठीक है? तो H होता है 1 और O होता है 16, तो ये कितना आ जाएगा? 17, ठीक है? और अभी हमें गिवन होगा मोलर मैस, इस पर वो दिया गया होगा सवाल के अंदर। तो मिसाल के तौर पे इस केस के अंदर 34 है मोलर मैस, ये गिवन है, और 17 हमने निकाल ली है। तो आंसर क्या आएगा? 2। तो n की वैल्यू 2 है। अब फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए वैल्यू आ गई 2, और एम्पेरिकल फार्मूला में गिवन है वो है HO। तो HO के 2 मल्टीप्लाई करो तो ये O2H2 बन जाता है। सॉरी, उल्टा लिख दिया है, ऐसे भी लिख सकते हो, H2O2 बन जाता है। बन गया वापस मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल आया। तो ये इसका एक तरीक़ेकार है। कुछ तरीक़ेकार है, कुछ रूल्स हैं केमिकल फार्मूला को लिखने के। टू राइट द बाइनरी आयनिक कंपाउंड। बाइनरी आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसके अंदर 2 चार्जेस हो, वही होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, कैटाइन और अनाइन। कैटाइन जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैटाइन किसे कहते हैं? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और एनाइन किसे कहते हैं? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब क्या होता है आपके पास? कैटाइन और एनाइन साथ साथ लिखे जाते हैं। रूल नंबर 1, कैटाइन को पहले लिखा जाएगा, एनाइन को बाद में लिखा जाएगा। मिसाल के तौर पे आपके पास लिथियम है,
और ऑक्सीजन है, लिथियम ऑक्साइड आपके पास। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए पहले लिख लिया, इस पे नेगेटिव चार्ज है इसको बाद में लिख लिया। फिर उसके बाद इसकी वैलेंसी लिखी जाती है टॉप राइट कॉर्नर पर। कहाँ पर? तो टॉप राइट कॉर्नर पर। लिथियम पर +1 चार्ज है और इसके ऊपर -2 चार्ज है। ये इसके चार्जेस हैं, ये इसकी वैलेंसी है, ये भी कह सकते हैं। फिर जब हमने इसको साथ-साथ लिख दिया, तो हम क्या करेंगे, अब इसकी वैलेंसीज़ को क्रॉस करवाएँगे, इसके चार्जेस को क्रॉस करवाएँ। क्रॉस मतलब ये जो है आपके पास चार्ज, इसका नंबर उठाकर इधर लिख देंगे और इस चार्ज का ये जो नंबर है उसको उठाकर इधर लिख देंगे। मतलब ये बन जाएगा लिथियम 2 ऑक्सीजन 1, ऐसे ही बनेगा ना? तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना हो कुछ तो उसका मतलब हमें पता होता है 1 होता। तो ये बन जाएगा Li2O। एक और मिसाल लेते हैं, उससे समझ हो जाएगा। एल्यूमीनियम केटायन है, पहले लिख दिया, ऑक्सीजन एनायन है, बाद में लिख दिया। एल्यूमीनियम पर +3 चार्ज है, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है। हाँ जी, ये तो याद करने पड़ेंगे, ये करने पड़ेंगे याद। और इसको क्रॉस करवाओगे तो ये बन जाएगा Al2O3। 2 उठ के इधर आ गया और 3 उठ के उधर चला गया, तो Al2O3 बन जाएगा। क्लियर है? या जैसा कि आपके पास है Mg और N की ले लेते हैं, तो Mg पर +2 चार्ज और N पर -3 चार्ज। इसको क्रॉस कराओगे तो ये बन जाएगा Mg3N2। ठीक है, सिंपल है, बस आपने चार्जेस याद करते हैं। अच्छा, चार्जेस वेरी भी कर सकते हैं, जैसा कि आयरन के केस के अंदर जब वो फेरस होता है तो उस पे +2 चार्ज होता है और जब वो फेरिक होता है तो तब उस पे +3 चार्ज होता है। तो चार्जेस भी वेरी कर सकते हैं, इसलिए आपको याद रखना है इस पे कितना चार्ज है, ये अब आपकी ज़िम्मेदारी है। तो ये ख़ैर जब आप बार-बार लिखते हो फ़ॉर्मूले आपको याद हो जाते हैं इतने। है आपको टेबल के अंदर के हाइड्रोजन पर जो है ना वो एक ही पॉजिटिव, कुछ कैटायन और कुछ एनायन बताए हैं। जैसे उसने कहा हाइड्रोजन पर एक ही पॉजिटिव चार्ज होता है, इसी तरह सोडियम पर, लिथियम पर मैग्नीशियम पर +2 चार्ज हो जाता है। बेरियम पे भी उतना होता है। जिंक पे भी +2 चार्ज होता है। एल्यूमीनियम पे +3 चार्ज होता है। ये आपको याद करना है। ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है। जो नाइट्रोजन है उस पे 3 होता है। क्लोरीन पे -1 होता है। ब्रोमीन, आयोडीन सेम। कॉपर के ऊपर जो है वो आपके पास +2 चार्ज होता है। +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है। ठीक है। आयरन जो फेरस कंडीशन में +2, फेरिक कंडीशन में +3 चार्ज हो सकता है, वेरिएशन हो सकती। ठीक है। जो आपके पास टिन है उसमें 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। निकल है तो +2 हो सकता है, वेरिएशन है। ठीक है। थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ, याद अभी इसे ना करो। पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप 1 जो होते हैं ना, ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट है उसके +1 चार्ज होता है। ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट हैं उस पे +2 चार्ज होता है। ग्रुप 3 के जितने भी एलिमेंट हैं उस पे +3 चार्ज होता है। ठीक है, ये 4 तक जाता है फिर वापस जाना शुरू हो जाता है कि 3 2 फिर माइनस पे चला जाता है काम। तो जो ग्रुप 7 होता है उसके ऊपर जितने भी हैं उस पे -1 चार्ज होता है। ग्रुप 6 जो है उसके जितने भी हैं उस पे -2 चार्ज होता है। ये पीरियोडिक टेबल को जब अंडरस्टैंड करेंगे ना तो अब हमें ये चीज़ें समझ आ जाएगी।